सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। जिस वीडियो का था आपको इंतजार वो मैं लेके आ गया हूँ आपके साथ SQC1 की पूरी डिटेल्ड रिवीजन, जिसमें जितने भी अपडेट्स हैं सारे कवर करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद जो भी क्वेश्चंस ICAI ने रिसेंटली पूछे हैं नवंबर 24 एग्जाम्स तक, वो भी सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। सारे के सारे बच्चे अपने जो नोट्स हैं और क्वेश्चन बैंक है वो रेडी लेके बैठे। नोट्स भी रेडी होने चाहिए, क्वेश्चन बैंक भी आपके साथ रेडी होना चाहिए, ताकि जो जो तड़कते भड़कते क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं, यू आर इन अ पोजिशन टू डिस्कस ऑल ऑफ देम विद मी। आर यू पीपल रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ये जो बोर्ड नोट्स हैं ये हमने इस बार क्लास में बनाए हैं। सर ये वाले जो बोर्ड नोट्स हैं ये आपको कहां पे मिलेंगे? ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज उसको ज्वाइन करके रख लो। जितनी भी अपडेट्स हैं उस टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो हो सकता है अगर आप ज्वाइन ना करो तो आपसे कुछ मिस ना हो जाए। तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग द चैनल, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके चल रहे हो, ठीक है। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। और सर शुरू करते हैं SQC1 के साथ। एवरीवन प्लीज फोकस। SQC1 सर किसकी बात करता है? यहां पे दो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, SQC1 और SA220। दोनों में क्या फर्क है ध्यान से समझना। इधर देखो, जब भी मैं बात करूंगा पूरी फर्म की, अब सर एक फर्म क्या क्या कर सकती है, वो कोई भी सर्विस कर सकती है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वॉट एवर आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर उसका ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है। अगर डिटेल चेकिंग हो रही है तो उसको ऑडिट कहते हैं, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है तो उसको रिव्यू कहते हैं, ठीक है सर। तो ऑडिट और रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है, जैसे कि उसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी वो चेक कर सकती है, या फिर एंटिटी के कंट्रोल से वो भी वो चेक कर सकती है, तो उसको बोलते हैं अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो पहले हो गया ऑडिट और रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक हो गया अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। कुछ ऐसी एंगेजमेंट वो भी होती है जो अश्योरेंस नहीं होती, जिसमें आप क्लाइंट को कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे होते, आप क्लाइंट के लिए ही काम कर रहे होते हो। सर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, यानी क्लाइंट ने आपको डेटा दे दिया और आपसे बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, आप मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो उनको कहते हैं रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। तो जो हमारा SQC1 है ना, वो कहता है फर्म जो भी काम करे, फर्म कोई भी काम करे तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। यानी SQC1 कहता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। कोई भी काम करेगी तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं, SQC1 का स्कोप बहुत बड़ा है, इसमें सारी सर्विसेज कवर हो जाती हैं, ठीक है सर। और ये फर्म लेवल पे लगता है, यानी पूरी फर्म में ये क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। बट जब मैं बात करता हूं SA220, ये भी क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करता है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, बट ये थोड़ा सा सेल्फिश है। ये कहता है क्वालिटी कंट्रोल ओनली फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट द बेस्ट पार्ट इज, इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स में कई सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं, तो डोंट वरी, ये जब रिवीजन कंप्लीट होगी आपको दोनों ही स्टैंडर्ड्स पे पूरा कंफर्ट आ जाएगा, प्रॉपर्ली सारी चीजें क्लियर होंगी, और ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो एकदम पेशेंस के साथ एंड तक बने रहना, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना। अगर लगता है किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, वीडियो को पॉज करके वहां पे रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हो। आर यू पीपल रेडी और नॉट? यस सर। तो मैंने कहा सबसे पहले SQC1 में ये कहता है कि हर फर्म के पास अपना एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम यानी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ताकि उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके, एक संतुष्टि मिल सके। सर क्या? कि जो भी फर्म और उसके पर्सोनल है ये कंप्लाई करते हैं विद द PRL रिक्वायरमेंट। PRL रिक्वायरमेंट मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट जैसे कि कंपनीज एक्ट, इन सबसे कंप्लाई करके चलो, ठीक है सर। अगर आप इन सबसे कंप्लाई करोगे तो फिर आपकी जो रिपोर्ट है वो सही बनेगी, आपका जो ओपिनियन है वो सही होगा, यानी रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। तो दो चीजें ध्यान रखना, फर्म और पर्सोनल को PRL से काम करना है, और रिपोर्ट शुड बी एप्रोप्रिएट। यही हमारे SQC1 का ऑब्जेक्टिव है। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सर आपने कहा सिस्टम बनाएंगे। अब ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे 6 एलिमेंट्स हमें कवर करने, एक एक करके आ जाओ, एलिमेंट को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। आ जाओ, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी समझते हैं। अब सर ये जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो लेवल पे देखनी है, एक तो फर्म लेवल पे, एक ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे। अब आप मुझे बताओ फर्म लेवल पे क्या लगेगा? SQC1, वेरी वेरी गुड। अब सर अगर फर्म को क्वालिटी रखनी है तो मैं एक बात बताऊं ना, इस पूरे SQC1 में जहां भी क्वालिटी रखनी है हमें पॉलिसी बनानी है, अगर ICAI को हमसे OC-ITT की फीस चाहिए होती तो वो क्या करते हैं? पॉलिसी बना देते हैं। तो ऐसी फर्म को कोई भी काम करना है तो ये लोग पॉलिसी बना देंगे। तो मैंने कहा फर्म विल एस्टेब्लिश अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जिससे एक इंटरनल कल्चर प्रमोट हो, अंदर से आए लोगों को कि भाई हमें ना क्वालिटी से काम करना है। अब सवाल आता है फर्म में ये जिम्मा कौन उठाएगा, फर्म में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तो मैंने कहा जो फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर है, दैट पर्सन विल टेक द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं EY की बात करूं तो हमारे यहां पे श्री राजीव मेमानी जी हैं, ये इंडिया हेड है EY के, तो ही इज द CEO और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ EY इंडिया। तो ही विल टेक द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि EY जो भी असाइनमेंट्स कर रही है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है सर।
अब सवाल आता है सर ये कैसे करेंगे? तो ईवाई में जो भी तमीज से काम करता है उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि सपोज शुभम केसवानी ने अच्छा काम किया, इसको कुडोज दे दो। शुभम सर की टीम ने अच्छा काम किया, इसको स्पॉटलाइट दे दो। और जब ऐसा दिखता है ना कि यार इन लोगों को रिकॉग्निशन मिल रही है, तो एक एग्जांपल सेट होता है जो एनकरेज करता है कि एक इनर कल्चर ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। एनकरेज करता है एक इनर कल्चर ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। तो हाउ ही विल डू इट? सर ये एग्जांपल सेट करेंगे, एनकरेज करेंगे लोगों को कि भाई क्वालिटी से काम करो बाय रिकॉग्नाइजिंग हाई क्वालिटी वर्क। कम ऑन, एग्जांपल सेट करेंगे ताकि लोग एनकरेज हों। एंड कैसे करेंगे? सो दैट हियर कैसे करेंगे? बाय रिकॉग्नाइजिंग हाई क्वालिटी वर्क। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब लास्ट में एक सवाल आता है, इनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है, इनको तो क्वालिटी से काम कराना है, इनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सर ये क्या उठा रहे हैं? ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ईवाई के ऑपरेशन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो क्या इनके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए? हाँ सर। क्या इनको खुद को काम करना आना चाहिए? हाँ सर, तभी लोग इनकी सुनेंगे। तो इनके अंदर होनी चाहिए एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी। एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब लोग इनकी सुने, एबिलिटी मतलब खुद भी आता है, एक्सपीरियंस मतलब अच्छा खासा तरबूजा है, तरबूजा नहीं है तजुर्बा है। एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए। तो यही आपने तीन बातें ध्यान रखनी। कौन करेगा? कैसे करेगा? बाय सेटिंग द एग्जांपल, एनकरेजिंग टू डू द क्वालिटी वर्क। हाउ? बाय रिकॉग्नाइजिंग हाई क्वालिटी वर्क। जब आप रिकॉग्नाइज करोगे तो ऑब्वियसली लोग भी क्वालिटी से काम करेंगे। और आखिरी में इनके अंदर भी एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए। बात समझ गए? हाँ सर। तो इन तीन बातों को बस समझ के चलना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब सर अगला टॉपिक आता है कि फर्म की क्वालिटी का तो समझ गए कि फर्म का सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर देखेगा। ऑडिट की क्वालिटी कौन देखेगा? तो ऑडिट की क्वालिटी वो बंदा देखता है जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता है। तो अगर आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट उठाओ तो आखिरी में सर इंगेजमेंट पार्टनर का साइन आता है। तो ही इज द अल्टीमेट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी। अब सर इसको ना क्वालिटी खुद के अंदर भी रखनी है, टीम के अंदर भी रखनी है। तो जो इसके एक्शंस होंगे, जो इसके मैसेजेस होंगे टीम को, उसमें इसको एम्फसाइज करना है दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। अब सर क्वालिटी से काम कैसे होगा? जब आप दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करोगे, बाहर वाली और अंदर वाली। क्या बोले सर? बाहर वाली और अंदर वाली। बाहर वाली यानी जो भी आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है, ये सब फर्म के अंदर तो नहीं बनते, बाहर बनते हैं। तो इनसे कंप्लाई करके चलो, ठीक है सर। अब इनसे कंप्लाई करने के लिए फर्म के अंदर भी पता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी पड़ती है। हाँ सर। तो वो बन गई अंदर वाली रिक्वायरमेंट। सो द फर्म शुड कंप्लाई विद द So the team should comply with the firm's own policies and procedure. You're getting the point or not? Yes sir. तो दोनों रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो गया, बाहर वाली और अंदर वाली। अब जब आप इन दोनों से कंप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली द ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। बट सर अगर नहीं है, तो अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है गड़बड़ हो रही है, तो क्या लगता है लोगों के मन में डर होना चाहिए शिकायत करने से पहले, या बेखौफ उनको शिकायत करनी चाहिए? सर बेखौफ उनको शिकायत करनी चाहिए। यानी द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। बिना किसी डर के अगर इनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो ये अपनी शिकायत कर सके। और आखिरी में क्या बोलेगा? क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर ऑडिट। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यहां हमारा पूरा का पूरा जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी है कंप्लीट हो जाता है। एक बार आ जाओ, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम द नोट्स। सारे बच्चे नोट्स पे फोकस करना। सबसे पहले सर हम बात करें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम फर्म की बात करते हैं, ठीक है सर। फर्म में आपने बस इतना बोलना है कि हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए टू प्रमोट द इंटरनल कल्चर फॉर क्वालिटी। कुछ भी हो चुपचाप पॉलिसी बना दो। ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? तो मैंने कहा फर्म का सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब सवाल आता है ये कैसे करेगा बाबू? कैसे करेगा? तो ही विल सेट द एग्जांपल जो एंकरेज करेगा इनर कल्चर बाय रिकॉग्नाइजिंग हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क, ठीक है सर। अब सवाल आता है इसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। इजी इजी सर। अब आता है ऑडिट की क्वालिटी। इसका जिम्मा उठाया एंगेजमेंट पार्टनर ने। जो इसके एक्सचेंजेस, एक्शंस होंगे, जो मैसेजेस होंगे, वो एम्फसाइज करेंगे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, बाहर वाली, अंदर वाली। दोनों से कंप्लाई करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होगी, नहीं है तो रेज द कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। और आखिरी में बोलना है क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। क्या ये पूरा का पूरा पार्ट एकदम दिल में बैठ गया? हाँ सर, एकदम फ्लो के साथ आपने इसको अपने सीने में बिठा दिया। अब सर अगला सवाल आता है कंसीडरेशंस टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। यानी क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आपकी फर्म पूरी क्वालिटी से काम करे। तो इस पे हमारे साथ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बच्चे फोकस करो। तो मेरे साथ आओ, आपके पास आईसीएस स्टडी मटेरियल न्यू क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिलेगा एबीसी एसोसिएट्स करके। अब सर इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे है, फोकस करना। आ गए सर। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में देयर इज अ एबीसी फर्म, ठीक है, जिसका मैनेजिंग पार्टनर है मिस्टर ए।
सो हु इज द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म? सर मिस्टर ए, ही इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म। ठीक है सर। साथ ही साथ एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। इसका जो प्रमोटर है सर, इसका और ए का कुछ चल रहा है, इसका और ए का कुछ चल रहा है। ये दोनों क्लोज एसोसिएट्स रह चुके हैं, फैमिली फ्रेंड रह चुके हैं। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स की दिक्कत है, यहां पे इंडिपेंडेंस की दिक्कत है, बिकॉज सर देयर इज अ फैमिलियरिटी थ्रेड, देयर इज अ फैमिलियरिटी थ्रेड। प्लस सर साथ ही साथ अगर आप देखोगे इस कंपनी को, तो ये न्यूज में रह चुकी है क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज की इंक्वायरी चल रही है। पुराना ऑडिटर रिजाइन कर गया, तो अगर कोई कंपनी न्यूज में चल रही है, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और पुराना ऑडिटर चला गया, तो यहां इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, यहां कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं। बट मजे की बात है, ये लोग इस फर्म को ऑडिट करने के लिए 25% ज्यादा फीस देने को रेडी हैं, 25% ज्यादा फीस रेडी देने को रेडी है। तो डू यू थिंक द ऑडिट शुड बी एक्सेप्टेड? क्या मैं क्वालिटी को बाजू में रखूं और पैसे को ऊपर रखूं? क्या लगता है, पैसा ऊपर रहना चाहिए या क्वालिटी ऊपर रहनी चाहिए? सर क्वालिटी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। क्वालिटी शुड ऑलवेज ओवरराइड द कमर्शियल कंसिडरेशन। से विद मी, क्वालिटी शुड ऑलवेज ओवरराइड द कमर्शियल कंसिडरेशन, यानी कमर्शियल कंसिडरेशन नीचे रहेगी, क्वालिटी ओवरराइड करेगी। अब सर इसी के ऊपर हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, यह कहता है कि अगर आपको क्वालिटी को अपहोल्ड करना है, अगर आपको क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो 4 चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सर क्या क्या? मैंने क्या कहा था, इस स्टैंडर्ड में कोई भी काम करना, चुपचाप पॉलिसी बना दो, चुपचाप पॉलिसी बना दो। तो ये पहला पॉइंट ये कहता है, क्रिएट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। आप दिखाओ कि आप क्वालिटी में कमिटमेंट हो। ठीक है सर। अब पॉलिसी बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, फर्म शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। आप फ्लो में चलना, सारे पॉइंट्स अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे बिना रट्टा लगाए। ठीक है। फर्म शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अब सर इसका जिम्मा कौन उठाएगा? पैसे लगाने हैं। इसका जिम्मा कौन उठाएगा? पैसे लगाने। तो मैंने कहा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फर्म शुड असाइन इट्स मैनेजमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऊपर रहेगी, कमर्शियल कंसिडरेशन उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। 3 पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए। चौथा पॉइंट मैं अभी नहीं बता रहा, अगला टॉपिक पे चलो। ठीक है, बताऊंगा चौथा पॉइंट। अब सर एक बात बताओ, एक और हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है, ये पार्ट हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट। ये कहता है हर फर्म के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट यानी वो 5 क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू के प्रोफेशनल बिहेवियर, वही है। साथ ही साथ कहता है फर्म के अंदर एक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी भी होनी चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंस की पॉलिसी में क्या आएगा, कैसे आएगा, प्लीज फोकस करके चलना। ठीक है सर। मुझे एक बात बताओ, क्या फर्म के लोगों को सपना आएगा कि हमें इंडिपेंडेंस से काम करना? नहीं सर, उनको बताना पड़ेगा, उनको मेल डालनी पड़ेगी कि अपनी इंडिपेंडेंस के फॉर्म को भरो, अपनी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो। तो यू हैव टू कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सनल, आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अब इंडिपेंडेंस की पॉलिसी में 2 बातें बताओगे, थ्रेट्स और सेफगार्ड्स। थ्रेट्स और सेफगार्ड्स, थ्रेट्स का मतलब है आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप व्हिच क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हमने 5 थ्रेट्स पढ़े थे प्रोफेशनल एथिक्स में, रिवाइज कराओ। साफी का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। और इन थ्रेट्स के नीचे सर्कमस्टेंसेस भी पढ़े थे, कैसे कैसे कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर। तो वही जो सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप्स हैं और वो जो थ्रेट्स है वो आपकी पॉलिसी का पार्ट होने चाहिए। अब सर हमने थ्रेट के बाद एक और टॉपिक पढ़ा था, सेफगार्ड। हमने कहीं ना कहीं सेफगार्ड पढ़ा था कि कहीं ना कहीं हम एडिशनल रिसोर्सेज लाएंगे, एडिशनल टाइम लेके आएंगे, उसके बाद प्रॉपर रिव्यूअर्स लेके आएंगे जो हमारे काम को रिव्यू करें। वो सब क्या थे? सेफगार्ड्स थे। तो यू शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन आइदर टू एलिमिनेट द थ्रेट और टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। बट अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे तो चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, यानी यू शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके रिलेटिव ने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, लेट्स से फेयर वैल्यू 2 लाख, फेयर वैल्यू कह रहा हूं, फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। अब रिलेटिव को तो सिर्फ 1 लाख अलाउड है। हाँ सर। तो आपको इस केस में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, सेल द शेयर्स विद इन 60 डेज, ताकि आपका थ्रेट खत्म हो जाए। अब सर इसी में हमारा मिलता जुलते कुछ पॉइंट्स हैं सर। क्या? जो भी हमारी फर्म का मैकेनिज्म है, इसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर का काम होना चाहिए कि वो फर्म को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे अबाउट द क्लाइंट एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट पार्टनर है फर्म को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे अबाउट द क्लाइंट एंगेजमेंट, सो दैट अगर किसी भी टीम मेंबर को ऐसा लगता है कि उसके केस में कोई थ्रेट प्रेजेंट है, कोई भी थ्रेट प्रेजेंट है, तो वो फर्म को कम्युनिकेट कर सके। ठीक है सर। अगर कोई भी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, कभी कोई भी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, मान लो आपके किसी टीम मेंबर ने क्लाइंट के शेयर्स खरीद लिए, तो इसको बताने के लिए क्या आप
मुहूर्त निकलवाओगे? मैंने कहा नहीं, हाथों हाथ इसके बारे में फर्म को बताओ, प्रॉम्प्टली नोटिफाई द फर्म। ठीक है सर। अब रही बात इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन बिग फोर्स में 2 बार होती है। जब भी आप कोई क्लाइंट पे काम शुरू कर रहे हो तो इंडिपेंडेंस कंफर्म करनी पड़ती है, और साल में एक बार आपको इंडिपेंडेंस का फॉर्म भरना होता है। तो ये कहता है एटलीस्ट एनुअली फर्म शुड गिव अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। आपके हर पर्सोनल का काम बनता है कि वो रिटन कंफर्मेशन दे टू द फर्म कि हमने इंडिपेंडेंस से कंप्लाई किया। और आखिरी में कहता है लिस्टेड एंटिटीज के केस में जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो एंगेजमेंट पार्टनर 7 साल बाद रोटेट करेगा। तो नॉर्मली 139(2) में हम सीखते हैं कि जो भी फर्म होती है लिस्टेड कहेंगी, तो उसके केस में क्या होता है, सिर्फ आप ऑडिट कर सकते हो 2 times 5 consecutive ईयर, यानी 10 साल तक। अब उस 10 साल में ध्यान रखना पार्टनर 7 साल में निकल जाना चाहिए। जो पार्टनर है वो 7 साल में रिटायर करेगा, ये बात ध्यान रखना। रिटायर नहीं करेगा, रोटेट करेगा, मतलब उसको हटा के किसी और पार्टनर को लाना है। ठीक है, ठीक है सर। तो इंडिपेंडेंस वाला बात आई होप सबको क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ सर, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन नंबर 8, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पे गेम बस इतना है, आप एंगेजमेंट पार्टनर पहली बार बन रहे हो और आप देखते हो कि कोई भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर नहीं है इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, किसको लेके, ऑफ द इंडिपेंडेंस, अबाउट द कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। तो ये देखना चाहता है कि व्हाई डू यू थिंक फर्म शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड कैसे आप इंश्योर करोगे इंडिपेंडेंस, गिव द रेफरेंस ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स। तो कुछ नहीं करना, SQC1 और SA220 का रेफरेंस देना और इंडिपेंडेंस की पॉलिसी के बारे में बताना है। तो आपने बोलना है हमारे पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए टू गेट अ रीजनेबल अश्योरेंस कि जो भी पर्सोनल और बाकी लोग हैं वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाई का आंसर आ गया। ठीक है सर। अब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में कुछ नहीं करना, सपना नहीं आएगा, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सोनल एंड अदर्स सब्जेक्ट टू देम। अदर्स मतलब अगर आपने टैक्स लिटिगेशन के किसी एक्सपर्ट की मदद ली है तो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है सर। इसके बाद आपने बात करनी है थ्रेट्स और सेफगार्ड की। थ्रेट्स मतलब सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप व्हिच मेड क्रिएट थ्रेट। सेफगार्ड मतलब एक्शंस टू एलिमिनेट द थ्रेट, रिड्यूस द थ्रेट, और इसके अलावा क्या था, विड्रॉ। अब सर यही सेम टू सेम चीज SA220 में दे रखी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, circumstances and relationship which create threat, breaches which create threat, actions to eliminate the threat, reduce them by applying the safeguard और withdraw। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, सेम चीज को 2 बार चेप देना, एक बार SQC1 के नाम से, एक बार SA220 के नाम से, और सीधा सीधा बोलना सर अगर आपको लगता है कोई मैटर आप रिजॉल्व वगैरह नहीं कर पा रहे, कोई ब्रीच है, तो वो प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करनी है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस की पॉलिसी हो गई। अब आता है सर हम सबका फेवरेट टॉपिक, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले आपको 4 इंफॉर्मेशन देखनी है सर। क्या? सेकी का क्या मतलब है? एक तो सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट, आप इसमें देखोगे इसमें क्या क्या आएंगी, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है जैसे फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्लाइंट आप पे क्रिएट कर रहा है, वो सब कंसीडर करना। इसके अलावा फर्म की 2 चीजें देखना, क्या फर्म कंप्लाई कर पा रही है विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, दैट इज द कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है सर। एक तो फर्म अच्छी है और इसको काम करना भी आता है, यानी इसमें कॉम्पिटेंट और केपेबल लोग हैं, प्लस इनके पास टाइम भी है क्लाइंट को अच्छे से सर्व करने का, प्लस इनके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी हैं। तो कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज, हम इसको प्यार से बोलते हैं CCTR। से विद मी, CCTR। और आखिरी में आ जाती है क्लाइंट की इंटीग्रिटी, यानी जो भी क्लाइंट के ओनर्स है, मैनेजमेंट है, TCWJ रिलेटेड पार्टीज हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, झूठे बदमाश लोग नहीं है, यानी इनके अंदर इंटीग्रिटी है। तो हम इन चारों पॉइंट्स को सर कैसे करते हैं? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। कोई भी क्लाइंट अगर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा तो ऑडिटर देखेगा क्या क्लाइंट के पास सेक्रेटरी है या नहीं। सेक्रेटरी की शॉर्ट फॉर्म होती है सेकी। तो इस फन वाले तरीके से आप याद रख सकते हो, सेकी का मतलब है सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, CCTR, कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। अब सर एक बात बताओ, क्लाइंट को एक्सेप्ट करते वक्त मुझे कुछ इश्यूज मिल रहे थे, उन इश्यूज के होते हुए भी मैंने क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू किया। तो ऐसे केस में आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, हाउ द इश्यूज वर रिजॉल्व, ये बात आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। आ जाओ इस पे एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन करवाता हूं। अब सर ये जो क्वेश्चन है May 24 के एग्जाम में आया था, जिसके सजेस्टेड आंसर अराउंड अगस्त ICAI ने दिए थे। तो अगर आपकी बुक अगस्त से पुरानी है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको अच्छे से समझ के चलना, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर। ये कहता है आप एक क्लाइंट एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो जहां पे सर्च हुई है। सर्च किसने करी है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ऑन द कंपनी। ठीक है सर। साथ ही साथ जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ये भी सीज हो गए हैं फॉर वेरिफिकेशन। CAR जो कंपनी के प्रमोटर का भाई है, वो सोच रहा है कि वो इलेक्शन में लड़ेगा अंडर द बैनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है सर। जो करंट सीनियर एंगेजमेंट टीम है
जो सीनियर एंगेजमेंट टीम का मैनेजर है, यानी आपकी फर्म की जो एंगेजमेंट टीम है उसका जो मैनेजर है, वो आपके साथ ऑडिट कर रहा था पिछले साल तक, उसने आपकी फर्म को छोड़ दिया एंड ही विल प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज टू द एसोसिएट कंपनीज। ये क्या हुआ सर, हमारी टीम का एक सीनियर मेंबर चला गया और वो क्लाइंट का पार्ट बन गया और वो क्लाइंट की किसी एसोसिएट कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज देगा। ओ माय गॉड, अब सर आपका सीनियर मेंबर चला गया तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई। तो ये कहता है फर्म इज येट टू रिक्रूट अनदर सीनियर मैनेजर हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन द ऑडिट ऑफ क्लाइंट इन ऑटोमेटिव सेक्टर। तो मुझे बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं, मुझे बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं सर। बहुत सारी दिक्कतें, इनकम टैक्स की सर्च चल रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज हो गए हैं, क्लाइंट का कोई भाई वगैरह, प्रमोटर का भाई वगैरह पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, यहां पे भी और गड़बड़े होती हैं। आपका सीनियर मैनेजर जो था वो क्लाइंट्स की अकाउंटिंग टीम का पार्ट बन गया, पता नहीं क्या ही चल रहा है, और अब आपके पास एक टीम मेंबर की कमी भी है। ये कहता है इलेबोरेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द फर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स कंसिडरिंग द अबव इश्यूज। तो सिर्फ आपको ये 3-4 पॉइंट्स नहीं लिखने की, आप बात करो इंटीग्रिटी, सीसीटीआर, एथिकल रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स, बस इतना लिखना काफी नहीं है, आपको चीजों को थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। तो पहले तो 4 बातें आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। ये 4 बातें आपने लिख दी, हाँ ये सिग्निफिकेंट मैटर खा गए, कोई बात नहीं। फिर आप बोलोगे जब भी कुछ इश्यूज मिलते हैं उसके बाद भी अगर आप क्लाइंट एक्सेप्ट कर लो तो आप डॉक्यूमेंट करोगे कैसे इश्यूज को रिजॉल्व किया। क्या ये बेसिक पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ सर। अभी इस पैराग्राफ को छोड़ दो, अब आ जाओ कैसे चीजों को रिलेट करके चलना है। तो ये कहता है आप हमेशा फर्म की पॉलिसीज फॉलो करो जिसमें आप चेक करोगे इंटीग्रिटी, सीसीटीआर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब 3-4 चीजें आप बताओगे, ठीक है सर। फिर आप बोलो सर क्या यहां पे कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है टू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसकी रिस्क देख लेना, ठीक है सर, ये हमने क्वेश्चन से उठा लिया। इसके अलावा जब आपका खुद का सीनियर मैनेजर जाके अकाउंटिंग सर्विसेज देगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे दिक्कत आएगी? सर कैसे? एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियलिटी का तो चलो इशू नहीं है, अगर वो हमको बातें नहीं बताता तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं आएगी, बट क्या ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आएगी? डू यू थिंक जब आप अपने ही पुराने टीम मेंबर का काम चेक करोगे, क्योंकि अब तो वो अकाउंटिंग दे रहा है वहां पे, आप उसका काम चेक करोगे तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आएगी? हाँ सर, हमारी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आएगी। तो इट कैन इंपैक्ट द एथिकल और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी पे दिक्कत आएगी, तो ये आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट कर सकता है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट वाला, ठीक है सर। इसके अलावा ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, क्लाइंट में इनकम टैक्स की सर्च हो रही है, क्लाइंट में इनकम टैक्स की सर्च हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो पक्का इन्होंने टैक्स की चोरी करी होगी और इसकी वजह से कोई ना कोई प्रोविजन या कंटिजेंट लायबिलिटी रह गया होगा। तो अगर प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी रह गया टैक्स डिस्प्यूट्स की वजह से, सो दिस कैन लीड टू अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका सीनियर मैनेजर क्योंकि चला गया तो अब आपके पास कमी है ऑफ नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी की कमी है, तो इसको भी कंसीडर करना बिफोर यू आर एक्सेप्टिंग विद द क्लाइंट। तो मेक श्योर आप कहीं ना कहीं किसी को रिक्रूट कर लो, कहीं ना कहीं किसी को रिक्रूट कर लो, या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू गिव टू द क्लाइंट। तो कुछ नहीं करना, जो आपके पॉइंट है ना इंटीग्रिटी वाला, इंटीग्रिटी को किससे जोड़ा? पॉलिटिकल पार्टी, इनकम टैक्स सर्च। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज को किससे जोड़ा? कि आपका टीम मेंबर अब क्लाइंट का पार्ट बन गया। एथिकल रिक्वायरमेंट को किससे जोड़ा? सर एथिकल रिक्वायरमेंट को इससे जोड़ा कि अब हमारा टीम मेंबर क्योंकि क्लाइंट का पार्ट बन गया है तो ऑब्जेक्टिविटी की दिक्कत आएगी, इंडिपेंडेंस की दिक्कत आएगी, तो ये कर लेंगे। क्या इतना अपन मैनेज कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब इसके अलावा कुछ कुछ चीजें इन्होंने अपने हिसाब से डाल दी हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो नॉर्मली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे 220 में इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट में आप देखो सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट थ्रेट। अब जिस बच्चे को ये चीज क्लिक कर जाएगी वो लिखाएगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूसी 1 में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा इस तरह का इनडायरेक्ट है, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है मोटा माटी अगर आप क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी रिलेट करोगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, आपने हमें इस कंसीडरेशन में कहा था टू अपहोल्ड द क्वालिटी, 4 बातें होंगी। सबसे पहले क्वालिटी अपहोल्ड करने के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, फिर इसके लिए पैसा लगेगा, नहीं फर्म शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज, और ये पैसा कौन डिवोट करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस डोंट ओवरराइड द क्वालिटी। अब सर लास्ट पॉइंट क्या था? मैंने कहा लास्ट पॉइंट यही था जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन लेनी है, दैट इज एकी। मैंने सेकी नहीं कहा, एकी। एकी का मतलब है एथिकल रिक्वायरमेंट,
CCTR यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। आपने ये तीन चीजें साथ साथ देखते हुए चलनी है। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, ये चारों के चारों पॉइंट्स हो गए। अब पानी के दो दो घूंट लगा लो, अब पानी के दो दो घूंट लगा लो। सर हमारी कौन कौन सी चीजें कवर हो गई? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, एथिकल रिक्वायरमेंट डन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट डन। अब सर बाकी तीन बचे हैं और एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस के दो छोटे छोटे टॉपिक्स। चलो ऑल सेट? यस सर। अब एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस में ही एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे देखोगे। तो इंटीग्रिटी में कुछ मैटर्स हैं, सारे कंसीडर करने होते हैं। आके एक एक करके मैटर समझते हैं। सबसे पहले कहता है हमें रेप्यूटेशन देखनी ऑफ द क्लाइंट्स, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड TCWG। तो अगर क्लाइंट की रेप्यूटेशन ऐसी है जैसे विजय माल्या, जो यहां पे देश को लूट के बाहर जाके मजे मारते हैं, डू यू थिंक आप विजय माल्या की कंपनी के लिए काम करोगे? नहीं का नहीं, इसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, इसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है सर। झूठा इंसान है, झूठा मक्कार इंसान है, इसके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है सर। फिर ये कहता है रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। अगर पुरानी फर्म को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो क्वालिफाइड ओपिनियन देती है, मॉडिफाइड ओपिनियन देती है और आपको इसलिए बुलाया गया ताकि आप क्लीन रिपोर्ट दो, क्या आप ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद कहता है नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो आपके क्लाइंट के ऑपरेशन है ना, ये लोग इलीगल काम करते हैं, चरस और गांजे का धंधा करते हैं, क्या आप ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? नहीं सर। आपका क्लाइंट ब्राइबरी करता है, करप्शन करता है, विल यू एक्सेप्ट सच क्लाइंट? आंसर इज नो। फिर सर क्लाइंट का एटीट्यूड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर और इंटरनल कंट्रोल, ये इन चीजों की इज्जत नहीं करता, क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? नहीं करेंगे सर। जो आपका क्लाइंट है बस यही चाहता है कि आपकी फीस कम से कम हो, आपकी फीस कम से कम हो, काम भले ही बेकार करो, काम भले ही बेकार करो बट फीस कम से कम होनी चाहिए, ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। और लास्ट में कहता है क्लाइंट आप पे इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा रहा है, ना तो क्लाइंट आपको डेटर्स को कंफर्मेशन भेजने दे रहा है, ना इन्वेंट्री काउंट करने दे रहा है, क्या आप ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। और लास्ट में कहता है इंडिकेशन है आपका क्लाइंट लॉन्ड्री करता है, लॉन्ड्री यानी मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करता है, काले धन को सफेद धन बनाता है, क्या ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, इसके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है। तो क्योंकि अब आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आ जाओ इसको फटाफट याद कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक कहानी है, डारा री री रारा, राहुल और अंजलि। तो सर राहुल और अंजलि की कहानी तुम लोग इनको जानते हो, क्यों? क्योंकि राहुल बड़ा रेप्यूटेड लड़का है, राहुल बड़ा रेप्यूटेड लड़का है। एक दिन इसने क्या किया, प्रपोज किया अंजलि को। अंजलि ने इसकी नेचर देखी, उसको लगा ये बड़ा ही एटीट्यूड वाला है, बड़ा ही अग्रेसिव है और ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, इसको ये चीज बड़ी इनअप्रोप्रिएट लगी। अब सारे के सारे पॉइंट फटाफट रिवाइज करते हैं। रेप्यूटेड मतलब रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड TCWG। प्रपोज्ड मतलब रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। वेरी गुड। नेचर मतलब नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, ये धंधा क्या करते हैं, इनके बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी है। एटीट्यूड किसको लेके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके और इंटरनल कंट्रोल। अग्रेसिवनेस किसको लेके कि कम से कम फीस रखो, जो फर्म की फीस है वो कम से कम रखो। क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग करता है। और लास्ट में था इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप। अगर क्लाइंट इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा रहा है तो ऐसे केस में हम क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स आपको आने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक पे जाओ, इफ यू गो टू द क्वेश्चन बैंक, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे दे रखा है, गाइड MBA एंड एसोसिएट्स अबाउट द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी। पहले ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट आता था, तो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस 5 से 6 पॉइंट आपको इस तरह से ये याद होने चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक और दे रखा है, क्या क्या मैटर्स आप कंसीडर करोगे ये देखने के लिए कि आपकी फर्म के पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, जो ऊपर हेडिंग में 4 कीवर्ड्स दे रखे हैं उन्हीं से पॉइंट्स बना लो। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी सर कैसे देखते हैं, सारे बच्चे इधर फोकस करो। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कैसे देखते हैं कि अगर टीम के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, अगर टीम के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है मतलब कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है। वेरी लॉजिकल। नॉलेज किस चीज का, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री और सब्जेक्ट मैटर। तो अगर आप मान लो जियो और एयरटेल का ऑडिट कर रहे हो तो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर। फिर कहता है एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। मान लो जो आपका जियो है, इसके केस में आपको रेवेन्यू स्प्लिट देना पड़ता है, कितना वॉइस का है, कितना ब्रॉडबैंड का है, तो इस चीज का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ द रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस ऑफ द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इसके अलावा ये कहता है टाइम। टाइम का मतलब है आपने अपना काम टाइम पे करना है, यानी कंप्लीटिंग द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। वेरी इजी सर। रिसोर्सेज का मतलब है यू शुड हैव सफिशिएंट पर्सोनल विद द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। और सर अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आप 2 लोगों को ले आओ, यानी एक्सपर्ट्स इफ नीडेड, प्लस जो भी एंगेजमेंट में आपने काम किया उसको रिव्यू करने के लिए EQCR। इसका कॉन्सेप्ट अभी हम आगे रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। CCTR में कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस, टाइम का मतलब है रिपोर्टिंग डेडलाइन पे काम करो, रिसोर्सेज का मतलब है सफिशिएंट पर्सोनल, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स और EQCR। ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरह से आप कंसिडर करके चल सकते हो।
अब सर एक बात बताओ, हाँ, मैंने जब क्लाइंट एक्सेप्ट किया था ना, मुझे लगा इनके अंदर इंटीग्रिटी होगी। आपने क्लाइंट एक्सेप्ट करते वक्त चार चीजें क्या देखी थी? सेकी। सेकी का मतलब था सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर और इंटीग्रिटी। आपको लगा इंटीग्रिटी होगी, इंटीग्रिटी नहीं थी, तो क्या आप क्लाइंट के पास रुकोगे या विड्रॉ करोगे? सर हम विड्रॉ कर जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपने क्लाइंट एक्सेप्ट किया था, आपको लग रहा था क्लाइंट आप हैंडल कर पाओगे, बट धीरे धीरे आपको पता चला आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है क्लाइंट को सर्व करने की, तो ऐसे केस में भी आप विड्रॉ करोगे। अब सर क्या विड्रॉ डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं कल से दिया आऊंगा? नहीं। सबसे पहले आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि आप विड्रॉ करने का सोच रहे हो। अगर डिस्कस करके लगता है यार इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, देन यू विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट द विड्रॉल एंड रीजंस फॉर विड्रॉल। ठीक है सर, आप उनको बताओगे कि भाई आप विड्रॉ कर रहे हो, रीजंस फॉर विड्रॉल। अच्छा एक बात बताओ, विड्रॉल के ऊपर आपने एक सेक्शन पढ़ा था कंपनी लॉ में, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। वो कहता है जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा तो फाइल करेगा ADT3 मैं हो गया फ्री। ADT3 मैं हो गया फ्री, जिसमें वो रीजन बताएगा टू द कंपनी और आरओसी वो क्यों रिजाइन कर रहा है। तो सिर्फ कंपनी को नहीं बताना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करने रीजन फॉर विड्रॉल। ठीक है सर। एंड लास्ट में यू विल डॉक्यूमेंट द सिग्निफिकेंट इश्यूज, क्या इश्यूज आ रहे थे, उस पर आपने क्या कंसल्टेशन ली, और आखिरी में क्या कंक्लूजन निकला, एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन इनको डॉक्यूमेंट कर लेना। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को एक बार फन तरीके से देखते हैं कैसे। कभी भी किसी का मतलब मान लो लड़का और लड़की है, लड़का है और लड़की है, और मान लो जो भी दोनों है ना, इन दोनों की बन नहीं रही। अब मान लो लड़के ने डिसाइड किया यार अब मुझे ना हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लड़की ने मान लो बहुत परेशान कर दिया लड़के को। ठीक है, अब लड़कियां कह रही हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हो, और ठीक है ना तुम अपने हिसाब से सुन लो। तो लड़के ने मान लो लगता है कि लड़की ने बहुत परेशान कर रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, वो डायरेक्टली ब्रेकअप करेगा क्या? नहीं सर, पहले सामने वाले को वार्निंग देगा कि सुधर जाओ वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगा। तो यहां भी तो यही हो रहा है, यहां भी यही हो रहा है सर। क्या सबसे पहले आप वार्निंग दे रहे हो, डिस्कसिंग द एक्शन दैट द फर्म माइट टेक। सामने वाला फिर भी नहीं सुधरता तो फिर आप विड्रॉ करो और उसको रीजन बता देना ताकि अगले वाले के लिए वो सुधर जाए। ठीक है सर। अच्छा, ब्रेकअप करने से पहले आप डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं करते, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो इश्यूज, उनसे कंसल्टेशन लेते हो, कोई इशू आता है तो उसमें आप कंसल्टेशन लेते हो, फिर आप कंक्लूड करते हो कि मुझे रुकना है या नहीं रुकना। तो तीनों चीजें ना रियल लाइफ में चाहे ऑडिट में साथ साथ चलती है। तो यही पॉइंट ध्यान रखना, पहले डिस्कस करेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे और उसके रीजंस क्लाइंट को भी बताएंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताएंगे, और आखिरी में डॉक्यूमेंट करेंगे इश्यूज, इश्यूज पे कंसल्टेशन, कंसल्टेशन पे कंक्लूजन एंड द बेसिस फॉर कंक्लूजन। इजी पीजी इजी पीजी। इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। चलो जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, एपीएन एसोसिएट्स। तो ये कहता है एक क्लाइंट है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है। ठीक है सर। फर्म को लगता है कि भाई उसके पास इट डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैरी आउट द ऑडिट। क्या मैं बोल दूं इसके पास सीसीटीआर नहीं है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज? यस सर। तो ये विश करती है टू विड्रॉ, तो डिस्कस द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर विड्रॉइंग। तो सबसे पहले हमारे पास SQC1 लगेगा। SQC1 यानी यहाँ पे आपकी पॉलिसी है, यहाँ पे आपकी पॉलिसी आपको विड्रॉ करना है। अगर आप चाहो तो साथ में ऐसे 220 भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट दोनों लिखना। ठीक है सर। ये कहता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, और अगर आपको लगता है कि भाई देयर इज सम इशू तो यू शुड विड्रॉ। तो ये कहता है डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो भी ये एंगेजमेंट करेगा तभी करेगा जब ये कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, टाइम और रिसोर्सेज है। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे और उसके बाद जो पॉलिसीज मैंने आपको पढ़ाई वही की वही लिखनी है। चारों की चारों पॉलिसीज एज इट इज आ जाएंगी और बोलेगा ही शुड एड्रेस द अबव इश्यूज बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद आता है हमारा फेवरेट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में कुछ नहीं है, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज नहीं, सलमान भाई का कमिटमेंट। कमिटमेंट होना चाहिए कि हम जो काम करेंगे एथिकली करेंगे, सो दैट उससे क्या होगा, जो भी काम होगा एज पर द PRL रिक्वायरमेंट्स होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट, और रिपोर्ट विल बी अप्रोप्रिएट। अब सर ये पॉलिसीज किसकी बात करेगी? स्टाफिंग का प्रोसेस। पहले रिक्रूट करके लाओ, सामने वाले को ट्रेन करो, परफॉर्मेंस इवेलुएट करो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी तो फिर हम कंपेंसेशन और प्रमोशन देंगे। कंपेंसेशन और प्रमोशन यानी करियर डेवलपमेंट। तो एकदम फ्लो में चलना, कुछ भी खास मसाला नहीं है। इसके बाद ये सर एक छोटी सी बात और कहता है, इसको रीड करके चलो। फर्म शुड एस्टेब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या कि जो भी इंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी है, जो भी इसका रोल है, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट। जो भी की मेंबर्स है क्लाइंट के, मैनेजमेंट के और TCWG के, इनको बताओ इंगेजमेंट पार्टनर कौन है। ठीक है सर। प्लस इंगेजमेंट पार्टनर एम ही बंदा नहीं होना चाहिए, इसके पास भी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि लोग इसकी सुने, और टाइम होना चाहिए काम को तमीज से करने के लिए। और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये डिफाइंड होनी चाहिए एंड कम्युनिकेटेड होनी चाहिए टू द पार्टनर। ये 3 बातें आपको बस समझ के चलनी है। अब सर आता है अगला टॉपिक जो बात करता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की। पानी के 2-2 घूंट लगाएंगे एंड गेट रेडी।
गेट रेडी फॉर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आ जाओ मेरे साथ। अब सर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का जो टॉपिक है इसमें समझना क्या कहता है। हमको चाहिए कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी। जितने भी ऑडिट एंगेजमेंट हो रही है सबकी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बताओ ये कैसे मिलेगी। सर बड़ा सिंपल है। अगर सीनियर जूनियर को ठीक से गाइड करेगा, अगर सीनियर जूनियर को ठीक से गाइड करेगा तो क्वालिटी में कंसिस्टेंसी आएगी। तो सर कैसे। सीनियर पहले तो जूनियर को बताएगा, क्या बताएगा कि कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब वो जो हम बोलते हैं ना पीआरएल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट, टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड। अच्छा, क्या सिर्फ बताना काफी है या सुपरवाइज भी करना चाहिए। काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज भी करो। और जब काम खत्म हो जाए तो उसको रिव्यू करो, यानी रिव्यू। अब रिव्यू क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन। तो एकदम फ्लो में चलना, पहले बताएगा टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड, फिर सुपरवाइज, रिव्यू और आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन। यू गॉट द पॉइंट और नॉट। यस सर। ये जो पॉइंट है ना, बताएगा टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, इट इज जस्ट लाइक सेइंग ही विल डायरेक्ट इट। और ये तो चीज हम बार बार बोलते हैं ऑडिट में, DSR, डायरेक्ट, सुपरवाइज और रिव्यू। तो उसी को लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट फॉर्म में डाल दिया। तो सारे बच्चे फोकस करो। बताएगा यानी ही विल ब्रीफ द एंगेजमेंट टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, कि उनको क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे। प्रोसेस टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड, ठीक है सर। फिर सुपरवाइज करेगा, फिर रिव्यू करेगा, क्या, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। एकदम मखमली तरीके से फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा। यही बातें आपके नोट्स में रखी हैं। ब्रीफिंग द टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड, सुपरवाइज, रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान रख के चलना। ठीक है सर। अब सर इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मुझे बताओ, जो कंसल्टेशन है वो फ्री की होती है? नहीं सर, पैसा लगता है। तो आप कंसल्टेशन इजी मैटर्स पे लोगे या डिफिकल्ट मैटर्स पे? सर डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर पे लेंगे, जहां पे हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस अवेलेबल है, वहां पे हम कंसल्टेशन लेते हैं। तो जो भी कंसल्टेशन होती है वो कौन से मैटर्स पे ली जाती है? डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पे। किससे लेंगे? कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास एक्सपर्टीज है विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। अब इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे होती है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि वही साइन करेगा। ठीक है सर। बट इसका काम है लोगों से काम करवाना, इसका काम है लोगों से काम कराना, यानी इंगेजमेंट टीम। अब इंगेजमेंट टीम में कोई डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो सबसे पहले तो इनको डायरेक्ट करेगा, ठीक से काम करो, फिर सुपरवाइज करेगा, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और आखिरी में रिव्यू। सो DSR। अब सर रिव्यू क्या करेगा? इनकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीजें डॉक्यूमेंट होती है, प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन, जो हमारी ऑडिट की साइकिल भी होती है। पहले प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर एविडेंस, फिर कंक्लूजन, और आखिरी में जहां जरूरत पड़ी फॉर डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर, क्या इन्होंने कंसल्टेशन ली। तो इन पॉइंट्स को एक बार बस रीड करके चलना। सारे बच्चे एक बार मेरे साथ फटाफट रीड करो। इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर DS&R, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, कंक्लूजन रीच कर लिया बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर। साथ ही साथ कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स विद इन और आउटसाइड द फर्म फ्रॉम एक्सपर्ट पीपल। ठीक है सर। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, फिर भी जस्ट एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं आपको कवर करा रहा हूं, प्लीज फोकस करके चलना। ठीक है सर। ये कहता है एक सीनियर बंदा जब भी जूनियर बंदे का काम रिव्यू करेगा तो क्या देखेगा? सर सबसे पहले तो बेसिक चीज, क्या जूनियर ने कंप्लाई किया विद द PRL रिक्वायरमेंट। हमारा फेवरेट वर्ड PRL मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। अगर इससे ये बेसिक चीजें नहीं हो पा रही, कोई भी चीज टफ मिलती है, तो वो सीनियर के पास जानी चाहिए। हाँ सर। तो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है दे वर रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। अगर सीनियर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी बहुत डिफिकल्ट मैटर है, तो इस पे क्या लें? कंसल्टेशन। सो आप चेक करो, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस आर टेकन ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर। ठीक है सर। अब कंसल्टेंट कहता है आपका जो प्रोसीजर है ना गलत है, यू आर परफॉर्मिंग अ रॉन्ग प्रोसीजर। तो अब आप क्या करोगे? रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। अब सब प्रोसीजर करके क्या मिलता है? एविडेंस। तो चेक करो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं, उस पे प्रॉपर कंक्लूजन है कि नहीं, और अल्टीमेटली चेक करो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। तो एकदम फ्लो में चलना। लास्ट बार कवर करा रहा हूं, फोकस करो। बेसिक चीज, कंप्लाई विद द PRL रिक्वायरमेंट। कुछ भी टफ मिला, सिग्निफिकेंट मैटर मिला, दैट वाज रेज्ड टू द सीनियर फॉर फर्दर कंसीडरेशन, उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर। वो कहते हैं प्रोसीजर ही गलत है, तो रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। अगला पॉइंट एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। तो एकदम फ्लो में चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब इसी के ऊपर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जैक एंड कंपनी एक CA फर्म है जिसमें मिस्टर जे इंगेजमेंट पार्टनर है। ठीक है सर। इसने जो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
जो रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को दी, जो कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर थे, कि भाई जो लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर है, तुम उसका काम रिव्यू करो, तो क्या क्या कंसिडरेशन होंगी। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सीधे के सीधे यहां पे मिल जाएंगे। अब आ जाओ मेरे साथ, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है सर, एचकेएन कंपनी एक सीए फर्म है जो ऑडिट कर रहे हैं सेट लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड एंटिटी। ठीक है सर, पिछले 8 सालों से सीएएच दो पार्टनर ऑफ द फर्म है, वो हैंडल कर रहे हैं ऑडिट असाइनमेंट सिंस द अपॉइंटमेंट। अब लॉजिकली बताओ, क्या एक एंगेजमेंट पार्टनर जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा है वो 8 साल कर सकता है? नहीं सर, 7 साल मैक्सिमम। 7 साल के बाद रोटेशन हो जानी चाहिए, तो यहां पे एक गड़बड़ पकड़ ली। ठीक है सर, अब ये कहता है इसमें रिव्यू करना था किसी सीनियर पार्टनर को, सीनियर ही जूनियर का काम रिव्यू करता है। हाँ सर, सीनियर को रिव्यू करना था, जो कि था सीए के। अब सीए के इंडिया में नहीं है, तो सीए जी करेगा। तो सीए जी जब रिव्यू करेगा तो क्या 4 एरियाज करेगा, तो वही जो सीनियर जूनियर के काम रिव्यू करते हैं वही पॉइंट आएंगे, कोई भी 4 बातें लिखो। अब इसमें काम की बात यही थी कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, वो नहीं रहेगा फॉर मोर देन 7 ईयर। यहां पे क्योंकि वो 8 साल तक काम किया, तो आप बोलोगे फर्म इज नॉट कंप्लाइंग विद SQC1 बिकॉज एंगेजमेंट पार्टनर ने 7 साल से ज्यादा काम कर लिया। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो ये वाला जो टॉपिक था, रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस मेंबर बाय द मोर एक्सपीरियंस मेंबर, यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हम सबका फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है EQCR। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द EQCR का कॉन्सेप्ट। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, बहुत मजा आएगा, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है। सर देखो, हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर है थोड़ा टेंशन में है। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा है, इसको लग रहा है अगर मेरा ओपिनियन गलत हो गया तो बहुत बदनामी होगी। तो ये क्या करता है, सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है जहां भी इसको दिक्कत लग रही है, डिस्कस करेगा किसके साथ? एक बड़े भाई के साथ, जिसका नाम है EQCR यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्लस ये तो या तो फर्म का बंदा होगा, तो सीनियर बंदा होगा, या फिर कोई एक्सटर्नल क्वालिफाइड बंदा हो सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ EQCR सारे बच्चे मेरे को कवर कराओ। हाँ सर, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो पहले बताओ, हु कैन बी EQCR? या तो फर्म का बंदा या एक्सटर्नल पर्सन, पार्टनर और एनी अदर पर्सन इन द फर्म। रिमेंबर, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ICI और एनी क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बट याद रहे, इसके पास एक्सपीरियंस और अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी इसने खुद पहले लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट कर रखे होने चाहिए, तभी ये सामने वाले को गाइड करेगा, तभी एंगेजमेंट पार्टनर को चेक करेगा इसने काम ठीक से किया है या नहीं। अब सर ये करता क्या है? ये बंदा बायस्ड नहीं, ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करेगा जितनी भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, और उन पे जो कंक्लूजन रीच किए इनको चेक करेगा। सर सिग्निफिकेंट जजमेंट क्यों? क्योंकि अगर आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाओ, तो पहली इनहेरेंट लिमिटेशन होती थी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिक्कत क्या थी? मैनेजमेंट की जजमेंट, जो कि गलत हो सकती है, तो उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो वही जजमेंट्स ये चेक करेगा, ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड द कंक्लूजन रीच्ड। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब अगला सवाल आता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर करेगा? सबसे पहले तो ये वो नॉर्मल चीजें नहीं देखेगा, कंप्लायंस विद PRL रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज फॉर फर्दर कंसिडरेशन, नो 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 नो। ये देखेगा सबसे मोटी चीज, सबसे मोटी और गंभीर चीज ऑडिट में क्या होती है? इंडिपेंडेंस। बिकॉज अगर ऑडिटर ही इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरा ऑडिट जीरो। तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट करेगा एंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है सर। फिर ये देखेगा कौन से एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क है और एंगेजमेंट टीम ने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे, हाउ दे वर रिस्पॉन्डेड। सिग्निफिकेंट रिस्क यानी जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टीज, ये सब ये देखेगा। ठीक है सर। फिर ये देखेगा एंगेजमेंट टीम ने क्या क्या जजमेंट्स बनाई फॉर मटेरियलिटी, फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है सर। फिर ये देखेगा क्या मिसस्टेटमेंट मिली जो करेक्ट हो गई, जो अनकरेक्टेड है ड्यूरिंग द ऑडिट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखेगा कौन कौन सी कंसल्टेशंस ली गई ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर, प्लस कौन से मैटर्स कम्युनिकेट हुए टू द मैनेजमेंट एंड TCWG। तो ये जितनी भी गंभीर बातें हैं सबको चेक करके चलेगा। अब इन सबको एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट करके चलो। सर क्या मैं बोलता हूं, सबसे पहले क्या देखेगा? इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो क्या ये छोटी रिस्क है या बहुत बड़ी रिस्क है? सर बहुत बड़ी रिस्क है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क को 2 भागों में बांटना, सिग्निफिकेंट और रिस्क। तुमको कैसे पता ये सिग्निफिकेंट है? बोलो इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। सारे बच्चे बोलो इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, जजमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। रिस्क से क्या होगा? मिस स्टेटमेंट होगी। तो अगला पॉइंट यही है, मिस स्टेटमेंट्स करेक्टेड और अनकरेक्टेड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है सर। अब जैसी मिस स्टेटमेंट मिली, आपको डर लगा, क्या करें, कैसे करें? 2 लोगों के पास चलो। पहला बंदा कंसल्टेंट, यानी कंसल्टेशंस ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर।
बाकी दो कौन है? मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, तो मैंने कहा एक बार आपने पॉइंट समझ लिया, इस तरह से आप लिंकिंग करके इनको ध्यान रख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है EQCR में, डॉक्यूमेंटेशन बाय EQCR। तीन चीजें लड़का डॉक्यूमेंट करेगा सर। क्या इसने क्या क्या प्रोसीजर्स करे? ये प्रोसीजर्स इसने टाइम पे करे, यानी इट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट करेगा ही इज नॉट अवेयर of any unresolved matter to believe that the significant judgments and conclusions are not appropriate। तो अगर not मिल गए यानी significant judgments and conclusions are appropriate। सर एक बात बताओ, ये significant judgments और conclusion पे क्यों ओपिनियन दे रहा है, किसी और चीज पे क्यों नहीं दे रहा? अरे बाबू, जब ये आया था तो इसने ऑब्जेक्टिवली क्या इवेल्युएट किया था? सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड कंक्लूजन। तो इसी पे ओपिनियन देगा ना यार, तो इसी पे ओपिनियन देगा ना मेरे भाई। तो ही विल गिव द ओपिनियन लास्ट में इन द डॉक्यूमेंटेशन कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और कंक्लूजन सही नहीं है, यानी वो सही है, यानी दे आर राइट, देन मींस सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आर एप्रोप्रिएट। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब लास्ट में दो पॉइंट्स और कंसीडर कर लेना सर। क्या? Who is responsible to get the EQCR done? ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई लिस्टेड एंटिटी है या बाकी जहां भी फर्म का मन करता है वहां पे EQCR आएगा, फिर ये EQCR से डिस्कस करेगा, नॉर्मल मैटर्स नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स, और आखिरी में मेक श्योर करेगा जब तक EQCR ना हो जाए ये ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता। नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। ठीक है सर। फिर सर अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, मतलब जब भी इन दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ कह रहा है, EQCR कुछ कह रहा है, इन दोनों की बन नहीं रही, तो किसी तीसरे से पूछ लो। तीसरे से पूछ लो यानी यू कैन कंसल्ट अनदर प्रैक्टिशनर, अनदर फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी लाइक ICAI। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और आता है EQCR का सर। क्या? इसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर करें? तो सबसे पहले दो स्टेजेस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट में और काम करते वक्त। अपॉइंटमेंट में इसको अपॉइंट करेगा कोई भी, बट एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करेगा। सर एंगेजमेंट पार्टनर क्यों नहीं करेगा? इट इज जस्ट लाइक अ CA स्टूडेंट अपॉइंटिंग हिज ओन चेकर। क्या CA स्टूडेंट अपना चेकर अपॉइंट कर सकता है? हाँ सर। अगर वो करेगा तो फिर तो ऑब्जेक्टिविटी की बैंड ही बच जाएगी, चेकर फुल में से फुल देगा। तो मैंने कहा कभी भी एंगेजमेंट पार्टनर EQCR को अपॉइंट नहीं करेगा। ही शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है सर। प्लस ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द एंगेजमेंट। नॉट पार्टिसिपेट मतलब नॉट मेक एनी डिसीजन, याद रखना, नॉट पार्टिसिपेट, नॉट मेक एनी डिसीजन। एंड आखिरी में कोई भी ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जिससे इसकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बजे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ इसकी कोई रिलेशन है, क्लाइंट को कोई सर्विसेज दे रहा है। क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर है सर। अब आओ मेरे साथ, इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाता हूं। यस एवरीवन, एक बार नोट्स में से भी देख लेते हैं, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ सर। डेफिनेशन हमने कवर कर ली, बेसिक्स हमको पता है। EQCR क्या रिव्यू करेगा? सिग्निफिकेंट जजमेंट। कितना रिव्यू करेगा डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट और रिस्क। अगर लगता है रिस्क ज्यादा है तो इसको ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। मैंडेटरी फॉर द लिस्टेड एंटिटी, बाकियों के लिए फर्म अपना क्राइटेरिया बनाएगी। ये सब बेसिक बातें हम कवर कर चुके हैं। अब आओ मेरे साथ सर, एक छोटा सा टॉपिक और है। क्या? बोर्ड पे फोकस करो। जब EQCR ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर रहा होगा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स की और कंक्लूजन की, तो बताओ इसकी इवैल्यूएशन में क्या चार बातें कंसीडर होंगी? सर बड़ा सिंपल है। जब भी इसको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और कंक्लूजन देखने हैं तो ये इनकी क्या देखेगा? सबसे पहले नंबरिंग के हिसाब से चलना, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सिग्निफिकेंट जजमेंट की और कंक्लूजन की ये देखेगा। ठीक है सर। अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स, इनको डिस्कस कर लेगा। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन देख ली, फिर डिस्कशन कर ली, फिर लास्ट में जो बेसिक चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट ये देख लेगा, और आखिरी में बस ऑडिट रिपोर्ट देखते वक्त क्या देखेगा कि जो कंक्लूजन है ये एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो एकदम प्रॉपर नंबरिंग के साथ चलना। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, डिस्कशन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट में क्या देखेगा? जो कंक्लूजन इन्होंने रीच करे, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ऑब्जेक्टिविटी वाली बात मैंने आपको बता दी। अच्छा एक बात बताओ, क्या एंगेजमेंट पार्टनर EQCR को कंसल्ट कर सकता है? आंसर इज यस, बट इसमें आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है। इस तरह से कंसल्ट करना कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलो करो, सिंपल आंसर। यानी आप किसी तीसरे से कंसल्ट करो, यानी अनदर प्रैक्टिशनर, फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। अब सर इसके क्या क्या क्वेश्चन है? सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक पे आओ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हम एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसमें CAP एंगेजमेंट पार्टनर है। यहां पे CAR को बोला गया EQCR करो,
एंड पार्टनर को लगता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी आफ्टर द इक्यूसीआर। क्या लगता है पार्टनर का कंटेंशन ठीक है? मैंने कहा नहीं, पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही रहेगी, इक्यूसीआर करने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। अगला टॉपिक कहता है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय इक्यूसीआर। तो एस्पेक्ट्स वाला पॉइंट एकदम डायरेक्ट है, एक बार लास्ट बार मैं आपको यहां से रिवाइज भी करा देता हूं। सबसे पहले सबसे मोटी चीज इंडिपेंडेंस, अगर नहीं है तो सिग्निफिकेंट रिस्क। इसको दो भागों में बांटा। सिग्निफिकेंट कैसे पता चलता है? ऑन द मैटर ऑफ जजमेंट। रिस्क से क्या निकला सर? रिस्क से निकली मिस स्टेटमेंट, करेक्टेड अनकरेक्टेड। मिस स्टेटमेंट से डर गए तो दो लोगों के पास जाओ कंसल्टेशन लेने, और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। इसके अलावा भी दोनों पॉइंट्स आप एक बार रीड कर सकते हो कि जो भी वर्क पेपर है ऑन द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और कंक्लूजन वो आप चेक करोगे, प्लस क्या रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है, ये बेसिक चीजें इक्यूसीआर देख के चलेगा। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीए रागनी। सीए रागनी को अपॉइंट किया गया एज अ इक्यूसीआर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है सर। अब सर ये उसी टाउन से है जिससे लिस्टेड कंपनी है, दोनों एक ही गांव से हैं। ठीक है सर। शी वॉज नॉट इंगेज टू डू द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। मुझे एक बात बताओ, खुद ने लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट नहीं किया, इक्यूसीआर बनने चली है। डू यू थिंक दिस इज राइट? आंसर इज नो सर, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड शी एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट। डू यू थिंक दिस अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस इज राइट? नो सर। तो यहां पे आप डेफिनेशन लिखोगे, पहले पार्ट के लिए आप डेफिनेशन लिखोगे, तो डेफिनेशन में क्या आएगा? सारे बच्चे डेफिनेशन मेरे साथ रिवाइज करो। इक्यूसीआर कौन बन सकता है सर? या तो फर्म का बंदा, पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई, और या फिर ये बाहर का बंदा, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन, और हम टीम ऑफ इंडिविजुअल। साथ ही साथ इसके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस और अथॉरिटी। करेगा क्या? ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड कंक्लूजन। तो जैसे मैंने आपको तोड़ तोड़ के डेफिनेशन बताई है, इसी तरह से आपने डील करना है। फिर आप बोलो क्योंकि यहां पे इसके पास एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस नहीं है, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। शी परफॉर्म्स द रिव्यू बाय टिकिंग अ यस नो चेकलिस्ट। क्या इसको यस नो चेकलिस्ट करनी थी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या इसको यस नो चेकलिस्ट करनी थी या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी थी? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी थी। कई बार तो एंगेजमेंट टीम के वर्क पेपर पे साइन कर दिया और कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि इसने कुछ अलग किया है। तो डू यू थिंक आवर अप्रोच इज प्रॉपर? आंसर इज नो। तो कौन सा आंसर आएगा? डॉक्यूमेंटेशन वाला। डॉक्यूमेंटेशन वाले आंसर में आप बताओगे क्या प्रोसीजर्स करें, टाइम पे काम करा, और तीसरी चीज क्या थी? वही सर, नॉट वाली। नॉट वाली मतलब नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब वो अप्रोप्रिएट है। कुछ नहीं करेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस दे रखे, और आखिरी में बस बोलना है हर अप्रोच इज नॉट प्रॉपर। तो इतने बड़े बड़े आंसर देख के डर मत जाया करो, एकदम फ्लो में चला करो, मजा आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दो सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आ जाओ मेरे साथ, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 May 24 एग्जाम्स का है, फ्रेश क्वेश्चन। यहां पे सर क्या हुआ? यहां पे सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन तो यही है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या क्या एस्पेक्ट्स इक्यूसीआर देखेगा? तो हमको ऑलरेडी ढेर सारे पॉइंट्स आते हैं। आ जाओ देखो। सबसे पहले कहता है एज पर एसए 220 एसक्यूसी 1 दोनों लिख देना टू बी ऑन द सेफर साइड। जब भी आप लिस्टेड एंटिटी का इक्यूसीआर करोगे तो आपको क्या क्या एस्पेक्ट्स देखने थे? अब सर इन्होंने सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स लिखे हैं। देखो हमने क्या ये चीज कर रखी है, इंडिपेंडेंस, कंसल्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड कंक्लूजन कर रखे हैं सर। बट सर हमको तो ज्यादा आते हैं, आपको ज्यादा आते हैं, आप ज्यादा लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईसीआई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो हमको इससे घबराना नहीं है कि अपने सजेस्टेड आंसर में क्या डालेंगे। हम अच्छे से पढ़ के आए, हम शुभम सर से पढ़ के आए, हम 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं, 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है सर, 6 से 7 ज्यादा हो गया, 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि यहां पे सर क्या हो गया, जो हमारा सीए गिरी है, सर सीए गिरी कौन है? इक्यूसीआर। सीए गिरी और सीनियर पार्टनर के बीच में हो गई प्रॉब्लम। ये कहता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ रिव्यू सीए गिरी ने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई करे। ये जो व्यूज थे दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। तो बताओ इन डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपने फॉलो करनी है फर्म के प्रोसीजर। फर्म के प्रोसीजर का मतलब है आप कर सकते हो कंसल्टेशन, सर कंसल्टेशन विद द अनदर प्रैक्टिशनर, अनदर फर्म और अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। तो जो मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस में बांट के दिया ना, इसके बाहर इक्यूसीआर का कुछ भी नहीं आएगा। इसी में से नोट्स में से सारी की सारी चीजें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, मैं देखता हूं एक और क्वेश्चन मिल गया। सबसे पहले अपने एसए 220 में आओ, एसए 220 में आ गए। इसके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल एमटीपी अक्टूबर 19, आरटीपी May 19। ये क्या कहता है? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एफएमपी लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी, इंगेजमेंट पार्टनर ने अपने रिव्यूज कंप्लीट कर लिए। ठीक है सर, इसने ऑल्सो इंश्योर कर लिया इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ। जो इंगेजमेंट फाइल थी इसको रिव्यू कर लिया इक्यूसीआर ने, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस। मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस तो सबसे पहले रिव्यू करनी थी, सबसे मोटी चीज ही इंडिपेंडेंस थी। इंगेजमेंट पार्टनर का यह मानना है कि जो इंडिपेंडेंस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्यूसीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इक्यूसीआर ने इसके ऊपर
उंगली उठाई और बोला मैं साइन नहीं करूंगा। तो मुझे बताओ क्या सही है एज पर एसए 220। तो सर ऐसे केस में आपके मन में दो सवाल आ सकते हैं कि हम आंसर को कैसे लिखें। क्या हमें EQCR के एस्पेक्ट्स लिखने, जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, सिग्निफिकेंट रिस्क, जजमेंट, उसके बाद मिस स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, TCWG, या फिर यहां पे हमें इंडिपेंडेंस की पॉलिसी के बारे में लिखना है। दोस्त आपको इंडिपेंडेंस की पॉलिसी के बारे में लिखना है। ये कंफ्यूजन आ सकती है, इसलिए मैं इस चीज को एड्रेस कर रहा हूं। आपने यहां पे इंडिपेंडेंस की पॉलिसी पे फोकस करके चलना है। तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा एसए 220 लिखो। यहां पे लिखा ही था एसए 220, तो मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना कि एसए 220 आएगा। आप इंडिपेंडेंस की पॉलिसी के बारे में लिखो, यानी आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट थ्रेट, ब्रीचेस विच क्रिएट थ्रेट, फिर एक्शन लो टू पुट द सेफगार्ड टू एलिमिनेट द थ्रेट, रिड्यूस द थ्रेट। अगर दोनों चीजें नहीं हो रही तो चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, यानी विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जो भी रिव्यू है प्रॉपर्ली हो रहे हैं, और जो एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा कि इंडिपेंडेंस की चीज EQCR नहीं देखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट राइट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे फोकस करना। MTP May 24 और March 19, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। OP एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ BB लिमिटेड। यस पीपल, BB लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। अब सर यहां पे क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग हुई 15 मई को, EQCR कंप्लीट हुआ 18 मई को। क्या EQCR ऑडिट रिपोर्ट के बाद होना चाहिए या उससे पहले? सर इट शुड बी डन बिफोर द साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो यहां पे सर क्या आएगा, वही 3 पॉइंट्स आएंगे। कौन से वाले? अरे कौन से वाले? कहां ये चीज थी कि EQCR टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए? सर वो जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, ये रहा कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लिस्टेड एंटिटी एंड अदर की EQCR को लाएंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेंगे, नॉर्मल नहीं, एंड डोंट डेट द रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। तो यही पॉइंट आपके क्लास नोट्स में भी है, यही पॉइंट आपके नोट्स में भी है, और यही चीज पे क्वेश्चन बैंक में भी आंसर देना है। तो तीनों बातें लिखना। अब सर यहां पे ऐसे 700 कैसे आ गया समझो। ये कहता है 700 टॉक्स अबाउट द ओपिनियन, द ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन डेटिंग ऑफ द रिपोर्ट पे है, हाँ सर, तो 700 तो आएगा ही। 700 कहता है आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करोगे जब तक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल जाता। ठीक है सर। और EQCR ही हेल्प करता है टू डिटरमाइन क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं। तो यही बात आपने लिखनी है, ऐसे 700 रिक्वायर्स द ऑडिट रिपोर्ट टू बी डेटेड नॉट बिफोर यू हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। एंड जब हम करते हैं EQCR, तो कहीं ना कहीं conducting the EQCR in a timely manner allows the significant matters to be resolved on or before the date of audit report and helps in determining कि आपको sufficient and appropriate evidence मिला या नहीं। So signing of the report before the EQCR is not right, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आखिरी में बस ये 700 का रेफरेंस इतना ध्यान रखना, जब तक एविडेंस नहीं मिलता ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करेंगे। कौन हेल्प करता है ये जानने में कि एविडेंस मिला या नहीं? EQCR। तो इसकी रेलिवेंस को कम नहीं समझेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है EQCR के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब सर क्योंकि EQCR का काम कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ आगे चलते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे। मैंने कहा सारे के सारे लोग जो भी फर्म के होते हैं, एंगेजमेंट टीम के होते हैं, अपना काम करके चलते हैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, सबने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना ली। अब हमें इस डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करना है, जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ फाइल। तो एज पर SQC1 दिस शुड बी डन ऑन अ टाइमली बेसिस। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की बात करूं तो इसके लिए टाइम दे रखा है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब सर रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, रिलेटेड सर्विस, इन एंगेजमेंट के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के लिए 60 डेज की टाइम लिमिट दे रखी है। अब सर जो आपने असेंबल करा है इसको डिलीट कब कर सकते हैं? 7 साल तक आपने इसका साथ देना है। 7 साल तक आपने इसका साथ देना है, यानी यू नीड टू रिटेन इट फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इफ लेटर। क्लियर है पॉइंट? अब सर ये किसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, क्योंकि उसने उस पर काम किया है। बट अगर आपका क्लाइंट कहता है यार मेरे को तेरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तेरी FD की इंटरेस्ट की वर्किंग बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को देना, तो अगर फर्म चाहे तो उसको दे सकती है। यानी फर्म में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक द पोर्शंस और एक्सट्रैक्शंस अवेलेबल टू द क्लाइंट। बट याद रहे कहीं ऐसा ना हो क्लाइंट आपको बोले तूने तो अपना काम तमीज से किया ही नहीं, तेरी तो इंडिपेंडेंसी खराब है। तो इट शुड नॉट अंडरमाइन 2 थिंग्स, वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और द इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगर आप चाहो अपनी मर्जी से क्लाइंट को थोड़े पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इससे उंगली नहीं उठनी चाहिए आपके काम पे, यानी अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क, और नाइदर इट शुड अंडरमाइन योर इंडिपेंडेंस, ये भी चीज नहीं होनी चाहिए।
क्लियर है पॉइंट, क्लियर है सर। अब ये कहता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, और मैं बताऊं ना इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया था एमटीपी में 24 में, तो इसको ध्यान से समझना। ये कहता है एज पर एसक्यूसी 1 आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हो, सेफ कस्टडी हो, इंटीग्रिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो और रिट्रीवेबिलिटी हो। यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन सी जगह रखना है, सारे बच्चे बोलो, डॉक्यूमेंटेशन को कौन सी जगह रखना है, कौन सी मतलब कॉन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, एस फॉर सेफ कस्टडी, आई फॉर इंटीग्रिटी, यानी कोई छेड़छाड़ ना हो, बट ऐसी जगह रखना जहां आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, यानी फाइल को ओपन कर सकते हो, प्लस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, यानी रिट्रीव भी कर सकते हो। तो कौन सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी। ठीक है सर। अब ये कह सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन है दो फॉर्म्स में हो सकती है, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, देन इट्स इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सर कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? इसमें कोई छेड़खानी कर सकता है, कोई एडिशन कर सकता है, कोई डिलीशन कर सकता है, कोई एडिशन कर सकता है, कोई डिलीशन कर सकता है। मैं एक बात बताऊं, पेपर फॉर्म में अगर कोई एडिशंस और डिलीशंस करेगा ना, पता नहीं चलेगा, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी एडिशन और डिलीशन करता है तो उसका नाम भी आता है, उसकी डेट भी आती है, टाइम भी आता है। तो हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल रीजंस के लिए पेपर फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर लेते हैं। पेपर फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन। अब इसके प्रोसीजर क्या होते हैं सर? बड़ा सिंपल है, यू नीड टू स्कैन द इंटायर कंटेंट। साथ ही साथ जब स्कैन कर लिया तो इसको एंगेजमेंट फाइल का पार्ट बना लो, और दो चीजें कर लेना, जैसे नोट्स में आप बनाते हो ना इंडेक्स, यस सर, इंडेक्स बना देना और साइन ऑफ कर देना कि काम कंप्लीट हो गया। अब जरूरत पड़ी तो आप इसको क्या करोगे, एक्सेस करके, रिट्रीव करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, यानी द इनेबल्ड स्कैन कॉपीज टू बी रिट्रीव्ड, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। सर इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन के प्रोसीजर क्या है? स्कैन द इंटायर कंटेंट, कुछ भी छोड़ना नहीं है, स्कैन करके एंगेजमेंट फाइल का पार्ट बना दो, इंडेक्सिंग कर दो, साइन ऑफ कर दो, और जो कॉपी स्कैन हो गई जरूरत पड़ी तो इसको रिट्रीव करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है सर। इसी के ऊपर कौन सा क्वेश्चन हो गया, सारे बच्चे फोकस करो, आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टीपीएक्स एंड कंपनी एक सीए फर्म है, ठीक है, यहां पे फिजिकल फाइल स्कैन भी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फाइल का पार्ट भी नहीं बनती। कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे ऑडिट के वर्किंग पेपर में डोंट कंटेन द डिटेल कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्लाइंट से मिली है या एंगेजमेंट टीम ने बनाई है। तो इस चीज को एनालाइज करो। मैंने कहा कुछ एनालाइज नहीं करना, पूरा का पूरा टॉपिक आपसे पूछ रहा है। तो एज पर एसक्यूसी 1 आपके पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन सी जगह रखना है, कौन सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, जहां पे आप एक्सेस करके इसको डाउनलोड कर पाओ यानी रिट्रीव कर पाओ। फिर आपने कुछ नहीं करना, फैक्ट्स ऑफ द केस में बोलना है, नहीं तो स्कैन भी नहीं करते, क्रॉस रेफरेंस भी नहीं करते, कोई पॉलिसी नहीं है, तो डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि इन्होंने अपनी फाइल 60 डेज में बनाई होगी। फिर आप बोलोगे डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी अयर मतलब इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कैसे? कोई ऑल्ट्रेशन, एडिशन और डिलीशन। इजी इजी सर। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल रीजंस के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करेंगे, स्कैन द इंटायर कंटेंट, फाइल में डालो, थ्रू इंडेक्सिंग एंड साइन ऑफ करो, और आखिरी में इसको रिट्रीव करके प्रिंट ले लो। क्या ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। सर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और था कि यही नहीं पता चल रहा इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है या टीम ने बनाई है, तो यह बात भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्योंकि सोर्स जो होता है उसी पे डिपेंड करती है रिलायबिलिटी। ये बात हम ऐसे 500 में सीखते हैं कि अगर क्लाइंट से कोई भी डेटा आया विच इज फ्रॉम आउटसाइड द क्लाइंट्स एंटिटी, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। अगर क्लाइंट का कोई इंटरनली जनरेटेड डेटा है तो अगर उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो फिर उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस हो गया, बस इतना समझो, सोर्स पता होता है तो रिलायबिलिटी का पता चल जाता है। ठीक है, और अगर आपने सोर्स नहीं बताया सो देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। तो डॉक्यूमेंटेशन के 2 पॉइंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फॉर्म हो गया। अब आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, दैट इज कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। अब सर मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में नहीं है, स्टडी मटेरियल में नहीं है ये टॉपिक, बट जनवरी 21 कोई ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट। ठीक है सर, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस बस ध्यान रखना, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन कौन सी 2 टाइप की हो सकती है। सर आपने नॉन कंप्लायंस किया बाहर वाली और अंदर वाली रिक्वायरमेंट से, बाहर वाली यानी पीआरएल रिक्वायरमेंट, या अंदर वाली यानी खुद का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब ये कंप्लेंट कहां से आ सकती है? बाहर से आ सकती है, अंदर से आ सकती है, यानी दे कैन ओरिजिनेट विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, वेरी इजी। अब सर आएगी कैसे? थ्रू क्लियरली डिफाइंड चैनल। थ्रू क्लियरली डिफाइंड चैनल यानी अपनी ईमेल वगैरह दे रखी है, आएगी तो इसको इग्नोर मत करना, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कोई सीनियर पार्टनर जिसका एंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, और आखिरी में आप इस पे एक्शन लोगे। एक्शन यानी या तो आपका सिस्टम खराब है, या तो आप ही का खुद का सिस्टम खराब है, तो सिस्टम की डेफिशिएंसीज को खत्म करो, या फिर सिस्टम ठीक है बंदा बदमाश है तो बंदे के खिलाफ एक्शन लेंगे। सो यू कैन टेक इन्वेस्टिगेशन कैन इंडिकेट कि देयर आर डेफिशिएंसीज इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो उसके खिलाफ एक्शन लो, या फिर देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल, तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये आपने एक बेसिक सी बात बस समझ के चलनी है।
अब आता है मेन टॉपिक। अब आता है मेन टॉपिक जो आईसीआई ने अभी नवंबर 24 एग्जाम में भी पूछा था, दैट इज मॉनिटरिंग। सर मॉनिटरिंग के केसेस में क्या करना है, सबसे पहले इसका पर्पस समझो। पर्पस यानी हमें ये देखना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना रखा है ना, ये प्रॉपर्ली डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, ठीक है सर। और अगर मान लो कोई नया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आता है, जैसे अभी ऐसे 800 सीरीज अमेंड हो गई, तो उस अमेंडमेंट को क्या आपने अपनी पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट किया, यानी whether the new developments in the PRL requirement reflected in the policies and procedure, ये अपडेट भी होता है। दो चीजें हो गई, पर्पस कि ये ठीक से बना है, यानी इट इज प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड, एंड इट इज प्रॉपर्ली अपडेटेड आल्सो विद न्यू डेवलपमेंट। अब सवाल आता है ये करेगा कौन, ये काम करेगा कौन। तो मैंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बड़े बंदे को देनी पड़ेगी, पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म, जिसके पास एक्सपीरियंस और अथॉरिटी है, ठीक है सर। अब सवाल आता है पता कैसे चलेगा, दिक्कत है थ्रू द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। जब आप कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से डील कर रहे हो अगेंस्ट द फर्म और एम्प्लॉइज फॉर नॉन कंप्लायंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट, तो आपको पता चलेगा दिक्कत है। अब सर ये कंप्लेंट दो लोगों के अगेंस्ट हो सकती है, या तो सिस्टम खराब है या बंदा बदमाश है, या तो सिस्टम खराब है या बंदा बदमाश है, यानी यू नीड टू टेक एक्शन। टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट कंप्लाई विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, या फिर टेक एक्शन अगेंस्ट द सिस्टम व्हेन देयर आर डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम। तो एकदम फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा। लास्ट टाइम एक बार गो थ्रू करा रहा हूं, फोकस करो। सबसे पहले मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, पर्पस है मॉनिटर करना कि जो सिस्टम है प्रॉपर्ली डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड है कि नहीं, प्लस ये प्रॉपर्ली अपडेटेड है विद द न्यू डेवलपमेंट। बेसिक चीज हो गई। हाँ सर, कौन करेगा, पार्टनर और अदर पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस अथॉरिटी है, क्योंकि आर्टिकल की तो कोई सुनेगा नहीं, आर्टिकल तो छोटा बच्चा है। करेगा कैसे, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस को ध्यान में रखते हुए, जब भी कोई नॉन कंप्लायंस दिखती है विद द पीआरएल रिक्वायरमेंट। कैसे करेगा, मतलब जब भी कंप्लेंट आएगी तो आप लोगे एक्शन। एक्शन या तो बंदे के अगेंस्ट या सिस्टम के अगेंस्ट। बंदा जिसने कंप्लाई नहीं किया, सिस्टम जिसके अंदर डेफिशिएंसी है। और बताओ सर, और बताओ सर, मैंने कहा सारी चीजें हो गई। आखिरी के दो छोटे छोटे टॉपिक, इनको गो थ्रू कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा, तीन टॉपिक लगातार यानी एथिकल रिक्वायरमेंट। इसी के अंदर हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस के बारे में, इसके नीचे था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। इन चीजों को लेकर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। साथ ही साथ आखिरी में कंसल्टेशन ऑन द डिफिकल्ट मैटर्स। फिर सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब तो पूरा स्टैंडर्ड हो गया, आपको क्लियर है। SQC1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर। SA220 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की। SQC1 सारी सर्विसेज पे लगता है, ऑडिट, रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस, सब पे लगता है, ठीक है सर। ये सिर्फ ऑडिट पे लगता है, ये पूरी फर्म पे लगता है, ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है। ये एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है कि जो फर्म है इसने कंप्लाई किया विद द पीआरएल रिक्वायरमेंट और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट है। अब SA220 जो है ना, ये SQC1 के बेसिस पे बना है कि SQC1 ने कहा था प्रॉपरली सारी एंगेजमेंट होनी चाहिए, तो इसी वजह से हम ऑडिट एंगेजमेंट भी क्वालिटी से करते हैं। तो ये कह रहा है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ SQC1 कि SQC1 जरूरी है SA220 के लिए, ताकि जो फर्म का ओवरऑल सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑडिट एंगेजमेंट में भी क्वालिटी ले आए। तो ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार बस रीड करके चलना। एंड लास्ट पे आज का सुविचार, जैसे ऑडिटर अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करता है, आप भी अपनी स्टडीज में प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो जितनी मैंने आपको चीजें पढ़ाई, हर चीज का रट्टा लगाने मत बैठ जाना, हर चीज का रट्टा लगाने मत बैठ जाना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने एकदम अच्छे से कवर करना है। सर कौन कौन से टॉपिक है जिनमें हम बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी आपको इस वाले पार्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑडिट वाला पार्ट आपको थोड़ा टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है सर। इसके अलावा जो कंसिडरेशंस ऑफ अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फर्म, इस पे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है सर। इंडिपेंडेंस की पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस सेकी वाले पॉइंट्स आने चाहिए। इंटीग्रिटी के 5 पॉइंट्स आने चाहिए। इवन ये जो मैटर्स है, नया टॉपिक है स्टडी मटेरियल में, दिस यू शुड बी अवेयर। विड्रॉल पे क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आना चाहिए। HR को रीड करके चलना, ह्यूमन रिसोर्स को। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट मैंने कराया है, फ्लो के साथ की ब्रीफ करना है, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, सुपरविजन, रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी चीजें एक बार रीड कर लेना, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं EQCR की, तो EQCR में तो जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन छोटे छोटे बनवा के दिए हैं, इनको आप कोई कमी नहीं छोड़ सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है सर। डॉक्यूमेंटेशन में मुझे ऐसा लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रीसेंट MTP का क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है सर। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन बस रीड कर लेना। मॉनिटरिंग क्योंकि नवंबर 24 में आ गया, इसको गो थ्रू कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन। मेरी पूरी कोशिश थी कि सारे के सारे टॉपिक्स आपको कंफर्ट आ जाए, अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ जाए। जहां लर्निंग की जरूरत है वहां मैं आपको लिंकिंग करके भी दे दूं, कैसे आप इन चीजों को प्रॉपर्ली इजीली लर्न कर सकते हो। बट मैं बताऊं ना, अल्टीमेटली द गेम इज योर्स।
अल्टीमेटली द गेम इज योर्स। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत से पढ़ते हो तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको अराउंड 1 आवर में पूरा का पूरा SQC1 रिवाइज करा दिया। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सेल्फ भी इसको पढ़ रहे हो तो कोशिश करो 2 से ढाई से 3 घंटे में पहली बार भी अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी है रिवीजन और कौन कौन से टॉपिक्स की आपको रिवीजन चाहिए वो भी बताते हुए जाना। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कीप गोइंग।